with a boy who has emerged as a young entrepreneur, and he is diving fearlessly in the IT sector, which is considered to be an ocean, vast ocean. And by now you must have understood of whom I am talking about. He is the founder of HackerKernel and the co-founder and investor in UrbanFeed. So, without wasting any time, I would like to invite the CEO of HackerKernel, Mr. Hussain Saifi. Hello sir, welcome. Thank you. Sir, मैं सबसे पहले आपकी स्टोरी जब पढ़ रहा था, एज यू मेंशन दैट यू आर अ कॉलेज ड्रॉप आउट, तो वो चीज मुझे काफी फैसिनेटिंग लगी और मैं जानना चाह रहा था कि आपने मतलब उस बेसिकली जो हम ग्रेजुएशन परस्यू करते हैं विद नेम, जैसे आपका सीएस में था ग्रेजुएशन आप परस्यू कर रहे थे? नहीं, मैं सीएस में नहीं परस्यू कर रहा था जी, मैं ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा था कॉमर्स में। कॉमर्स फील्ड में, ओके। मेरी कॉमर्स थी, Okay. 10, 11, 12 मैंने कॉमर्स मतलब 11, 12 कॉमर्स किया। उसके बाद फिर कॉमर्स के बाद हमें कंप्यूटर्स पसंद है, तो क्या बेस्ट सब्जेक्ट हो सकता है कंप्यूटर के लिए? बीसीए एमसीए हो सकता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमने बीसीए करना चालू किया। तो बीसीए में गया, बीसीए के अंदर तो एजुकेशन इतनी आउटडेटेड थी और इतनी ऐसी चीज़ें पढ़ाई जा रही थी तो कहीं यूज़ नहीं आती, और ऑलरेडी हमें वो चीज़ बोर करनी थी। तो थोड़ा सा पढ़ा, फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद बिजनेस उस लेवल पे स्केल कर चुका था कि उस पर मुझे 24/7 ध्यान देना था। तो एजुकेशन और बिजनेस दोनों साथ में क्लैश करने लगे, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, एजुकेशन नहीं करते, रुकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वैसे भी एजुकेशन फैसिनेट करने की थी, वैसी नई चीज़ हम सीख नहीं रहे थे जो कुछ हमें वैल्यू ऐड कर पाए। वैल्यू ऐड कुछ हो नहीं रही थी, टाइम बस जा रहा था। घर वालों की विश थी कि एक डिग्री हो मेरे पास भी, जो कि मोस्टली कंसर्न होता है फैमिली का कि बच्चा के पास एक ना एक ग्रेजुएशन। आज भी मेरी मॉम मुझे बोलती है कि आपके पास डिग्री नहीं है, डिग्री होनी चाहिए। तो एक कंसर्न था, उसी चक्कर में पढ़ रहे थे। मैंने डैड से ओपनली बात करी कि डैड मेरे क्या बोलते हैं, जब मैं कॉलेज में होता है, एग्जाम्स देना होता है, कुछ हो रहा था, क्लाइंट से फोन आ रहे होते हैं, तो मैं दो चीज़ साथ नहीं कर सकता, मैं या तो ये करूँगा या ये करूँगा। पापा ने जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। सपोर्ट था, फैमिली का पूरा सपोर्ट था, और फॉर्चुनेटली फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। और वो शायद इसलिए भी थी क्योंकि वो लोग ज़्यादा पढ़े नहीं थे, तो उन लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं था कि इंजीनियर होता है कुछ, सीएस कुछ होता है या आईआईटी कुछ होता है। तो उन्हें कभी ऐसे प्रेशर नहीं डाला कि ये पढ़ो, इसके बाद इसमें जाना है। तो हमने हमारा खुद पार्ट ढूंढा, बेसिक से कंटिन्यू किया। बहुत बढ़िया। तो बच्चों देखो, इससे हमें समझ में आता है कि अगर आपको अपने पोटेंशियल, आपका कैलिबर, आपको स्किल पता है, तो आप जरूरी नहीं कि आप जमाने को देखते हुए भीड़ चाल होती है उसी की तरफ चलना है, आप खुद का एक रास्ता बना सकते हैं। ठीक है, तो सर की इंटरेस्टिंग स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि कैसे उन्होंने, हालांकि सूचना का उस समय उतना भी मतलब विस्तार रूप से अगर बात करूं तो अभाव ही है, क्योंकि जो आज के हम करिकुलम में पढ़ाई करते हैं, थ्योरेटिकल ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। सर ने बताया कि वो एक प्रकार से कहते हैं कि वो जब तक आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेके किसी चीज का नहीं देखोगे या कोई चीज आप प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करके नहीं देखोगे, तो वो चीजें आपको किसी काम की नहीं है। और सर का एक इंटरेस्ट जो बना है, सर आई जस्ट वांट टू नो एट व्हाट एज डिड यू फाइंड योर फर्स्ट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कंप्यूटर टेक्नोलॉजी? किस उम्र में आपको ये लगा कि यार मुझे यार कंप्यूटर थोड़ा सा मुझे काफी अट्रैक्टिव लगता है, मुझे कोडिंग या ये चीजें, मुझे कब आपको एक मतलब जानकारी हुई कि मुझे जाना चाहिए इसमें? क्योंकि आपका कॉमर्स का एक बैकग्राउंड, फिर आपने टोटली मतलब एक बोलते हैं ना कि तो बेसिकली आई स्टार्टेड कोडिंग व्हेन आई वाज 12 years old। ओके, ठीक है, तो ये था, डैड बॉट अ कंप्यूटर। उन्होंने देखा कि यार हम जो काम कर रहे हैं, डैड वाज अ बिजनेसमैन, उनकी एक शॉप है, कोई ओन शॉप है, और एस्टैब्लिश बिजनेस है, चल रहा है अच्छे से। डैड ने देखा कि मार्जिन आर लेस, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो कुछ ऐसी चीज करी जाए जो अच्छी हो बच्चे के फ्यूचर के लिए। तो दे बॉट मी कंप्यूटर लेके दिया। आई स्टार्टेड कंप्यूटर एक्सप्लोर करना चालू किया, बेसिक चीजें करना चालू की। सबसे पहली चीज तो आपने गेमिंग नहीं करी होगी। मैंने सबसे पहले गेमिंग, 12 साल का बच्चा कोडिंग को लेके उतना जानना नहीं तो क्या करेगा? सबसे पहले मुझे लगता है गेमिंग ही। बिल्कुल, गेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट भी है। गेमिंग अगर बच्चा नहीं करेगा ना, तो यू विल नॉट लव कंप्यूटर। उसको गेम खेलना चाहिए क्योंकि उसको मजा आता है, वो एडिक्ट होता है कंप्यूटर से, वो और चलाना सीखता है, उसको कीबोर्ड पे हाथ रखना आएगा, माउस कैसे पकड़ना है वो आएगा, वो सारी चीजें आएंगी उसको नेचुरली, वो गेम खेलते खेलते आएंगी।
शुरू में हमने करा समर्स वेकेशन में पापा कुछ कोचिंग में भेज देते थे जहाँ से मैं बेसिक्स कंप्यूटर पढ़ सीख लेता था। तो आई स्टार्टेड, मैंने बेसिक कंप्यूटर चलाना सीखा, नोटपैड और ये सब चीज़, MS वर्ड, MS ऑफिस, एक्सेल वेक्सेल मैंने चलाना सीखा। उसके बाद गेम्स पे थोड़ा इंक्लिनेशन आया, गेम्स पायरेटेड सीरीज लेके आके गेम्स खेले, बहुत सारे गेम्स खेले, हर हफ्ते जाते थे पॉकेट मनी से गेम्स लेके आते थे, गेम्स खेले। हम भी हमारे पास भी जब सिस्टम नहीं था, हम प्ले स्टोर्स में या फिर ऐसे बोरो करके करते थे, जैसे सर बता रहे हैं। तो गेम्स हमने बहुत सारे गेम्स खेले, गेम्स खेलते खेलते फिर बोर हो गए गेम्स। एक टाइम के बाद गेम्स से ही बोर हो गए, पर एक आइडिया स्टक किया कि यार मैंने बहुत पैसे गेम्स पे करा है, मैं इसको कैसे कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि लोग भी वेब गेम्स इजीली डाउनलोड कर पाए, इंटरनेट से थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ। तो वो भी ऐसा नहीं था, ब्रॉडबैंड नहीं था हमारे पास। जब आपको जमाना है तो डोंगल्स डोकोमो के डोंगल्स होते थे, डोकोमो का 47-45 पे रिचार्ज होता था, है ना। तो वो रिचार्ज करा के डोंगल्स को यूज करके नेट चलाना चालू किया, नेट एक्सप्लोर हुआ। तो ये आइडिया है हम भी कोई ऐसी वेबसाइट में बनाए जहाँ से गेम्स डाउनलोड कर सकें। उस चक्कर में नेक्स्ट समर मैंने फिर कोचिंग लगाई वेब डेवलपमेंट की, कि वेब डेवलपमेंट कोचिंग ही लगाई, मैंने कोचिंग लगाई वेब डेवलपमेंट की। तो वेब डेवलपमेंट कोचिंग है, HTML उन्होंने मुझे पढ़ाया, जावास्क्रिप्ट उन्होंने मुझे पढ़ाया कॉपी पे। अच्छा, कंप्यूटर पे जावास्क्रिप्ट कभी करवाया ही नहीं। और कमाल की बात ये है, मुझे जावास्क्रिप्ट आई भी नहीं उधर से, ठीक है। और उन्होंने मुझे मार्क्स भी A दे दिए बिना देखे मार्क्स भी दे दिए, वहाँ से तो निकल गए। वहाँ से निकलने के बाद मेरी बचपन से ऐसी कुछ आदत थी कि मैं किसी भी चीज़ की एंड तक जाता था। बचपन में मॉम डैड जब खिलौने भी दिलाते थे तो मैं देखता था कि यार ये खिलौना चलता कैसे, उसको तोड़ के ये मशीन कैसे चल रही है, या वो बेब्लेड्स होते थे तो ये घूम कैसे रहा है। तो वो थोड़ा सा बचपन से क्यूरियोसिटी थी नेचर में। तो मैं ये देखने लगा वेबसाइट बनती कैसे है। तो हम HTML में ट्राई किया, नहीं बनी मेरे से। मैंने फिर स्कूल में एक सॉफ्टवेयर पढ़ा रहे थे, MS फ्रंट पेज। उस MS फ्रंट पेज के सॉफ्टवेयर से मैंने वेबसाइट बनाई। अच्छा, हाँ, वो वेबसाइट बनाई बहुत इजीली। आप जैसे MS वर्ड पे बनाते हो वैसे MS फ्रंट पेज की वेबसाइट बन जाती है। वेबसाइट तो बन गई, पर भी लाइव कैसे करें, पता नहीं कि सर्वर क्या होता है। हमने तो लोकल में बनाई, रन का बटन दबाया, हमारे ब्राउजर पे चल गई, 5 दोस्तों को दिखा भी दी कि ये देखो बन गई है। पर अब वो सब तक कैसे पहुंचे, उसके लिए हमने जो पुरानी टीचर थी उसको रीच आउट किया कि मैम मैंने वेबसाइट बनी, इसको लाइव कर दें। उनको भी लाइव नहीं करना है, तो वो वहाँ पे खत्म हो गया। फिर एक्सटेंडली यूट्यूब पे मुझे वीडियो मिला जहाँ पर वो दिखा रहा था कि कैसे आप एक होस्टिंग और एक डोमेन कनेक्ट करके वेबसाइट बना सकते हैं। मुझे ये समझ में अच्छा, एक होस्टिंग होती है, एक डोमेन होती है। फिर ये देखा कि यार अच्छा मेरे पास तो पैसे नहीं है, कैसे लें। तो फ्री होस्टिंग और फ्री डोमेन सर्च किए। तो मिला कि 00 वेबोस करके एक कंपनी होती थी, फ्री होस्टिंग देती है, .co.cc करके डोमेन होता था, वो भी फ्री मिल गया। वो दोनों को मेहनत करके कनेक्ट किया और एक सर्वर बन गया। वो जब सर्वर बन गया फिर पता चला वेबसाइट अपलोड कैसे करते हैं। वेबसाइट अपलोड कर दी HTML वेबसाइट, वो वेबसाइट मेरी अपलोड हुई। लेकिन वेबसाइट इतनी बड़ी नहीं थी कि आप गेम्स अपलोड कर सको। तो फिर आइडिया आया कि यार क्या क्यों गाने अपलोड करेंगे। तो मैंने गाने अपलोड करना चालू किए। धीरे धीरे करके उस जो गेमिंग साइट थी उसको कन्वर्ट कर दिया एक सॉन्ग्स डाउनलोड, पायरेटेड वीडियो डाउनलोड करने की साइट। फॉर्चुनेटली मेरे घर के पीछे ही एक फ्री वाईफाई हमें मिलता था। वो वाईफाई में यूज करते थे, स्कूल से आए मोबाइल लिया, वाईफाई डाउनलोड किए गाने यूट्यूब से, आए मिक्स किया उनको और अपलोड कर दिया सर्वर पे। मतलब एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर बचपन से आपके माइंड में था कि ये आपके अंदर की आप कैसे उस चीज को एक यूनिक कन्वर्जन करके क्या क्या उससे आप आउटपुट ले सकते हैं। मेरा कहना ये है कि क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कोई भी चीज, वो किसी भी XYZ चीज को हो सकती है। अगर उतनी है बच्चे के अंदर तो वो कोई ना कोई चीज तो कर लेगा, कुछ ना कुछ आज नहीं तो कल कुछ कर लेगा। और कोई भी लर्निंग कभी वेस्ट नहीं जाती, आप जितना भी पढ़ो कभी ना कभी काम आएगा। बहुत बढ़िया रोशन भाई ने बहुत अच्छी चीज बताई कि लर्निंग कभी वेस्ट नहीं जाती है, चीजों को सीखते रहिए और सकारात्मक रूप से उसको इम्प्लीमेंट करिए। ऐसा नहीं कि सीख ली, जैसे उन्होंने बताया कि कॉपी पे कोई चीज है तो वो सिर्फ कॉपी पे ही रह जाएगी। जब तक आप उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे वो चीज कारगर नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हुसैन भाई। जैसे आप इतने बिजनेस रन कर रहे हैं तो हैकर कर्नल का कॉन्सेप्ट जब आपके माइंड में आया तो मतलब आपका वेंचर कैसे स्टार्ट किया आपने? जब चीजें सीख ली फिर आपको कैसे लगा कि अब मुझे सर्विसेज देनी चाहिए, तो आप कैसे, आपको फ्रीलांसिंग का कैसे पता चला, फिर आपने कैसे कैसे टीम जोड़ी? कहते हैं ना मैं अकेले चला था फिर कारवा बनता गया, और तो कैसे आपको फिर सपोर्ट मिला और आप यहाँ तक ग्रो कर पाए? क्योंकि मैंने एक
स्टेटमेंट भी पढ़ा था कि आपने मिनिमम आई थिंक 5,000 से स्टार्ट किया था एंड वी हैव जनरेटेड revenue around 1 CR आई थिंक। और Hopefully this year we will get 5 CR। या तो मतलब बहुत बड़ी बात है। ये नॉन टेक बैकग्राउंड में मोस्टली जो ग्रेजुएट्स होते हैं इवन बीटेक या बी करके CSIT से they can't even earn that much and you have generated that much amount that's it। तो जैसे ही ये वेबसाइट वगैरह रन करी थोड़े टाइम तक रन करी, बहुत फेमस हो गई साइट स्कूल में। साइट स्कूल में फेमस हो गई। क्यूरियोसिटी अभी भी रही थी कि हम कुछ ना कुछ देखते रहते थे कि कैसे कुछ कर सकते हैं। तो एक आइडिया कि सोशल नेटवर्क साइट बनाया जाए, उसके लिए PHP लर्न करते रहे, फिर ब्लॉग्स वगैरह कुछ बनाए कि ब्लॉगिंग वर्डप्रेस पे ब्लॉगिंग, ब्लॉग स्पॉट करके गूगल की साइट होती थी उस पर ब्लॉगिंग करके फिर लर्न करते थे ट्यूटोरियल्स यूट्यूब से, यूडेमी से, वो सारे ही पोस्ट करते थे कि भाई ये बनाया है, ये ऐसे कैसे करी जा सकती थी। उस टाइप से करके सारी जो नॉलेज थी वो ब्लॉग्स पर डालता था मैं। तो वो जब हमने वेबसाइट लाइव करी थी, वेबसाइट का नाम था फॉर्मेट गुरु। ओके, फॉर्मेट गुरु नाम इस चक्कर में था क्योंकि मल्टीपल फॉर्मेट्स के आप फाइल डाउनलोड कर सकते थे। अच्छा, वीडियो फॉर्मेट, MP3 फॉर्मेट, इसलिए फॉर्मेट गुरु नाम था। वो वेबसाइट लाइव करी और स्कूल में बहुत फेमस हो गई। बच्चे डाउनलोड करने लगे उस साइट से और पता चला अच्छा ये हमारे स्कूल में जो सीनियर है या जूनियर है वो उसको चलाता है वाली साइट। तो बहुत फेमस होती रही साइट, चलते रहा। मैं स्कूल लैब में ही जाकर वो साइट के अपडेट, कोई नया सॉन्ग आया तो स्कूल लैब में ही जाके अपडेट किया। आधे टाइम मैंने क्लासेस बंक करी है और स्कूल लैब में ही जाकर वो साइट अपडेट करी। एक बार एक इंटरेस्टिंग फैक्टर हुआ था, जब वो साइट हमारी चल रही थी तो एक जो म्यूजिक कंपनी थी उन्होंने मुझे नोटिस आया मेल पे मेरे कि आप कॉपीराइट DMCA कंप्लेंट आई कि आप ये जो कर रहे हैं ये गलत है, हम आपकी साइट बंद करा देंगे, आप बंद कर दो। मैं उससे पहले कुछ करता और मुझे समझ में आता वो मेल क्या, इतनी देर में मेरा होस्ट ने ही मेरे सर्वर उड़ा दी क्योंकि वो फ्री होस्टिंग थी सारी और उन्होंने ही सारी होस्टिंग उड़ा दी मेरी। मुझे समझ में आया कि यार कुछ कर रहे हो सही करो, ये सब जो कर रहे हो ये गलत है, किसी और की चीज़ है आप उसको फ्री में, साइबर लॉज होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। एक मेरे क्लास में एक बंदा था, उसका भाई वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत अच्छा वो लोग कुछ काम करते थे। आपने अगर साइट का नाम सुना सॉन्ग्स लवर, सॉन्ग्स लवर करके, तो उन्हीं की साइट थी, वो लोग रन करते थे वो साइट को। और तो उनसे मैं पूछता रहता था, मैं ये इंक्लिनेशन था कि यार ये लोग अच्छा कहता है सीखेंगे से। तो वो साइट उस टाइम बंद कर दी। बंद करने के बाद एक आइडिया है कि एक सोशल नेटवर्क साइट बनाते हैं, जो सोशल नेटवर्क साइट बच्चों की फेसबुक हो कि मतलब मैं अगर स्कूल X का हूँ तो मुझे स्कूल X के ही लोग दिखें, मैं स्कूल Y का हूँ तो Y के ही लोग दिखें। उसके लिए मैंने क्या बोलते हैं साइट बनाई, ऑनलाइन ट्यूटोरियल देख के साइट बना के लाइव करी। मैंने लाइव करने के लिए मुझे चाहिए थे कुछ 5,000-10,000 रुपीज़। तो मैंने एक मेरे दोस्त को जोड़ा कि यार अपन ये साइट डालते हैं। द सोशल नेटवर्क मूवी देखी थी तो बहुत इंस्पिरेशन था कि हम भी कुछ करेंगे, है ना। तो साइट लाइव करी, उसमें पैसे डाले 5-10 हज़ार रुपये, हमने होस्टिंग लिए, सर्वर लिया, लाइव करी साइट। एक दिन चली, दूसरे दिन फैल गई साइट। उस पर ट्रैफिक आया, वो लोगों ने उस पर स्क्रिप्ट डाली, वो साइट पूरी फैल गई। तो वहाँ पे भी समझ में आया कि नहीं कोडिंग तो कर ली लेकिन सिक्योरली अच्छे से करी जाती है, हर चीज़ बस मतलब डाला कॉपी पेस्ट किया नहीं होता। वो भी एक एक्सपीरियंस है। फिर मैंने डिसाइड किया पढ़ते हैं, अपन ने बस बनाया कुछ पढ़ते हैं। तो मैं बैठ के मैंने कोर्सेज डाउनलोड किए। उस टाइम तो ब्रॉडबैंड लग गया था। कोर्सेज डाउनलोड करना चालू करके टॉरेंट से यूडेमी के कोर्सेज डाउनलोड करके जो भी मैं सीखता था जावास्क्रिप्ट के बारे में, PHP के बारे में, एंड्रॉइड के बारे में, मैं पोस्ट ब्लॉग्स पे डालता था। ठीक है, वो ब्लॉग्स लोग पढ़ने लगे। उस ब्लॉग 2 ब्लॉग्स थे मेरे, एक हंक लेसन नाम से था और एक और हंक लेसन नाम से ही था, एक और मैं नाम बोलूँ, एक तो हंक लेसन नाम से था। वो ब्लॉग्स मैं चलाता था मेजरली। वो वाला ब्लॉग से लोग में ट्रैफिक आने लगा मेरे पास, बहुत लोग मुझे रीच आउट करने लगे कि ये कैसे करेंगे, ये कैसे कर सकते हैं, ये फिक्स कर दो, ये कर दो। बहुत सी हैल्प करी। करने के बाद एक दिन जब ये सब हो गया, स्कूल खत्म हो गया हमारा। यहाँ तक स्कूल लाइफ चल रही थी। स्कूल खत्म हो गया। अभी तक स्कूल में ये था कि हुसैन को कंप्यूटर अच्छा आता है, क्योंकि आपने बेसिकली जो आपने नॉलेज एक्वायर करी है, आपने अपने स्कूल लाइफ में इतनी नॉलेज एक्वायर कर ली जो मोस्टली बच्चे अवेयर ही नहीं रहते। मैंने एक बात बताऊँ आपको, मैंने जानबूझ के साइंस नहीं लिया था। मैं साइंस में स्कूल में मैंने टॉप किया था 97% स्कूल में।
जी। और मैंने साइंस लिया नहीं क्योंकि रीज़न ये था कि अगर साइंस और मैथ्स लेता तो पढ़ना बहुत पड़ता। अब पढ़ने का शौक नहीं था तो मैंने कहा कब सबसे कम किस में पढ़ा जा सकता है, हाँ। कॉमर्स में सबसे कम पढ़ सकते हैं आप, वही प्लेन कॉमर्स, कुछ नहीं है तो आप सबसे कम पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने के लिए प्लेन कॉमर्स लिया। हाँ। और स्कूल में ये बात थी कि भाई इसको कुछ ना कुछ कंप्यूटर्स में आता है। हाँ। वहाँ पे ये सब चीज़ें खत्म हो गई। अब कॉलेज चालू हो गया, कॉलेज में जो कंप्यूटर आते हैं कंप्यूटर्स ही लेंगे। हाँ। उस टाइम पे फिर मेरे एक फ्रेंड था जो साइबर सिक्योरिटी कंपनी रन करता था। हाँ। अभी भी उसकी कंपनी है नहीं है, मैं टच में नहीं है अभी, लेकिन उस टाइम साइबर सिक्योरिटी कंपनी रन करता था। उसने मुझे बताया कि यार मेरी एक वेबसाइट बनाने के लिए तू आ जा। मैं गया उसके पास, वहाँ पे जाके उसने मुझे एक रेस्टोरेंट वाले से मिलवाया। हमने जब उसके रेस्टोरेंट में बात करी, बातचीत हुई, उससे उसको बताया कि आपका फूड अच्छा है, आप ऑर्डरिंग कुछ ऑनलाइन आप वेबसाइट लेके जाइए। उस टाइम जोमेटो स्विगी सब कॉन्सेप्ट नहीं थे, फूड पार्टनर चलता था। फूड पार्टनर, हाँ, फूड पार्टनर था। और भोपाल में डोजी करके कुछ था या कुछ नाम बोलो। तो वो वेबसाइट उन्हें बोला ठीक है आप मेरी वेबसाइट बना दो। हमने 5000 रुपीज़ में फाइनल करी उसकी, और उसकी वेबसाइट फर्स्ट बनाई हमने। वो वेबसाइट बनाई, मतलब फर्स्ट कस्टमर आपका? हाँ, फर्स्ट कस्टमर ऐसा आया था। मैंने 1-1.5 हफ्ते में उसकी साइट बनाई, साइट बना के उसको लॉन्च करी, 5000 रुपीज़ उससे लिए और उसकी साइट लाइव हो गया। अब ये 5000 हमारे पास इनिशियल हमारा कैपिटल आ गया। मेरे मॉम डैड बहुत खुश हुए कि यार चलो बच्चा कुछ कर रहा है, ऐसे ही महीने की 5 साइट भी आ गई तो 25,000 रुपये होगा, डन हो गया हमारा। तो ये करते रहे, धीरे धीरे ये देख के मेरे को फाउंडर ने मुझे ज्वाइन किया, ऋतिक सोनी ने। अच्छा। हाँ, अभी भी आपके? अभी भी हमारे साथ है ऋतिक, जो आज टेक्नोलॉजी फोरफ्रंट में हेड करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि उनसे ज़्यादा शार्पेस्ट पर्सन कोई नहीं है टेक्नोलॉजी लेवल पर। अगर उनको कोई एक चीज़ टेक में अगर कोई, मैं बोलूँगा भोपाल में कोई है तो सबसे ज़्यादा ऋतिक सोनी है। ओके। तो उनके साथ आज भी हम काम कर रहे हैं और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है हमारे। ऋतिक ने हमें ज्वाइन किया, फिर थोड़े टाइम बाद हमें यश ने ज्वाइन किया। हमने हमारे बेडरूम से ज्वाइन स्टार्ट किया था। 5 लोगों की प्लेस थी। अच्छा। उधर हम 3 लोग, यश पढ़ता था, यश भी बहुत फ्रेशली 12th पास करी थी। और 12th पास करके ही गॉट अ लैपटॉप। जो अच्छी परसेंटाइल आते हैं तो शायद लैपटॉप दिया जाता है। कोई एमपी गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्यमंत्री मेधावी योजना के तहत सब कुछ रहता था। तो लैपटॉप उनको मिला, वो लैपटॉप से उन्होंने कोडिंग करना चालू करी और उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। तो हम 3 लोग ये हो गए और फिर धीरे धीरे हमने इंटर्न्स ज्वाइन किए। ऐसे करके हमने कंपनी चालू की। बहुत बढ़िया रोशन भाई, आपने मतलब एक कैसा आपने जो शुरुआत करी वो और आज आप जहाँ पे हैं बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो आपका कस्टमर बेस, जैसे आप सिर्फ डोमेस्टिक क्लाइंट्स को फोकस करते हैं कि आप बाहर भी अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? आपके फॉरेन कस्टमर बेस भी है क्या? हमारा मोस्टली कस्टमर बेस फॉरेन ही है। 98% हमारे कस्टमर्स फॉरेन क्लाइंट्स हैं। मोस्टली हम 3 कॉन्टिनेंट पे फोकस करते हैं। हमारा नॉर्थ अमेरिकन रीजन हो गया पूरा आपका, उसके बाद आपका अगर यूरोप रीजन हो गया, और आपका क्या बोलता है सिंगापुर रीजन। अच्छा, ये 3 हमारे मेजर क्लाइंटेल्स हैं। यहीं पर हम लोग अभी करेंटली फोकस करते हैं। हेडक्वार्टर तो आपने यहीं रखा है? यही हेडक्वार्टर है, यहीं पे मेन डेवलपमेंट सेंटर है। मेन आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट यहीं पे है, बाकी आप आउटसोर्स करते हैं अपनी सर्विसेज? हाँ, तो मोस्टली हम सारे क्लाइंट्स, शुरू में हमारे क्लाइंट्स इंडियन नहीं थे, फिर धीरे धीरे करके जब सर्विसेज को ग्रो करा गया तो फिर धीरे धीरे करके हमने बाहर क्लाइंट्स एक्वायर किए। बहुत अच्छा भाई, जैसे आप तो खैर टेक्नोलॉजी वाइज में आप लोग काफी साउंड हो गए हैं, काफी चीजें आप करते हैं। तो मैं जानकारी चाहूंगा, जैसे हमारे बच्चे हैं फर्स्ट ईयर में आते हैं, वो भी एकदम ब्लैक आउट ही है, क्योंकि आप देखें 12th में मोस्टली हिंदी, फिजिकल एजुकेशन और ऐसा रहता है। बहुत कम ही स्कूल से करिकुलम में आईपी या ऐसे सब्जेक्ट्स हैं आप जो थोड़ा बहुत उनको एक कंप्यूटर का नॉलेज पहले से प्रीरिक्विजिट जो होता है वो होता है। तो फर्स्ट ईयर में आते से बच्चे एक तो होड़ में लग जाते हैं कि हमें C++ सीखनी है, सी सीखनी, जावा, पाइथन, क्या करें, रिएक्ट एंड ऑल, रूबी ऑन रेल्स, बहुत सारी लैंग्वेजेस आजकल हो गई हैं। तो आप क्या हिदायत देते हैं कि मतलब बच्चों को मेजरली किस में फोकस करना चाहिए, और एज अ फुल स्टैक डेवलपर उनको ग्रो करना है, तो मतलब एक प्रोसेस आप बता दीजिए कि एक बच्चा जो होता है ना, राइट फ्रॉम द स्क्रैच, वो कैसे तैयारी करे और मतलब कैसे अपने आप की स्किल्स को और ब्रश अप कर सकता है, ताकि वो अगर कंपनी में नहीं भी कर रहा है तो एज अ फ्रीलांसर वो अर्निंग या फ्रीलांसर क्या काम कर सकता है, ये सब अपॉर्चुनिटीज के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, और ये किस किस स्किल्स पे उसको मेजरली फोकस करना चाहिए।
सबसे पहले तो चीज़ ये आइडेंटिफाई करने की है, लोग क्वेश्चन को गलत पूछते हैं। लोग ये पूछते हैं कि किस में ज़्यादा स्कोप है, मैं रिएक्ट कर लूँ कि मैं एंगुलर कर लूँ कि मैं बैकएंड में जावा पकड़ लूँ कि मैं सी कर लूँ, क्या किस में ज़्यादा पहला पैकेज चला जाएगा। वो थोड़ा सा गलत है। आप देखो टेक्नोलॉजी क्या है, आज कुछ है कल कुछ हो जाएगी, कल और रिडेंडेंट हो जाएगी। आप जिस कंपनी में जाओगे ना वो आपको टेक्नोलॉजी मोस्टली टेक्नोलॉजी पे नहीं लेती, वो लेती है कि आपके एटीट्यूड पे। और आप जहाँ जो स्टेबल अभी कर रहे हो उसको देखते हुए और ये समझ के कि आप जो वो प्रोसेस ये चीज़ सिखाएंगे वो आप कितने इजीली सीख लर्नर हो कि नहीं, एटीट्यूड है वो लर्निंग वाला, वो सारी चीज़ें हैं कि नहीं। तो सबसे पहला स्टेप जो है मेरे हिसाब से वो ये है कि आप आइडेंटिफाई करो कि आप कौन सा पर्सन हो। आप एक आर्टिस्टिक पर्सन हो जिसको डिज़ाइन पसंद है, जिसको कलर्स पसंद है, या आप एक लॉजिकल पर्सन हो जिसको लॉजिक पसंद है कि A+B=C क्या। तो वो पहले आपको समझना जरूरी है। आपने समझ लिया कि मुझे कलर्स, मेरा शौक डिज़ाइनिंग, मेरा ड्राइंग में शौक रहा है तो मुझे कलर्स पसंद है, मैं ये करता हूँ। तो जो भी अगर आपको निकल के आता है कि आपको फ्रंट एंड करना है, UX डिजाइनिंग, हाँ, तो आप सबसे बेस्ट जो चीज़ है आप ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को हासिल करो जिससे आप कुछ बना सको। ठीक है, आप लर्निंग करते रहोगे तो चीज़ें आपको खुल के नहीं आएंगी। तो मैं इसमें थोड़ा और कंटेक्स्ट ऐड करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपने बोला कि यार मेरे को बैकएंड पसंद है, ठीक है, मैं लॉजिकल रीजनिंग मेरी अच्छी है, मैं लॉजिक्स पे करना चाहिए मुझे कुछ काम। तो आप सबसे पहले ऐसा कुछ करो कि आपने सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज बैकएंड के लिए आप कुछ भी उठा सकते हो। आप नोड ले सकते हो, आप या PHP उठा सकते हो, या आप अगर आपको जावा आती है जावा ही उठा सकते हो। जो भी कुछ XYZ कोई भी एक लैंग्वेज आपने उठाई, उसके बाद उसके साथ देखा कि चलो PHP तो आ गई है मुझे, और इसके साथ क्या ज़रूरी है, इसके साथ मुझे HTML CSS ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें मिनिमम है मुझे। अगर ये 3 मुझे आते हैं तो मैं कोई एक वेबसाइट बना सकता हूँ। अब आप कुछ एक छोटा सा माइनर प्रोजेक्ट करो, ठीक है। कोई भी चीज़ आप ऐसी सीखने की कोशिश करो, आप कोई भी एक कॉन्सेप्ट लेके आओ, आपका आइडिया हो जिस पर आप पैशनेट हो, जिसमें आप अपना संडेज सैटरडेज एक्स्ट्रा टाइम स्कूल कॉलेज से आने के बाद वो टाइम आप डिवोट कर सको, वो मोटिवेशन हो आपके पास, वो एक प्रोजेक्ट आप लो और वो बेयर मिनिमम जो आपने सीखा है उससे अब आप वो बनाना चाहिए। ठीक है, आप जैसे जैसे बनाते जाओगे आपको फीचर्स की आइडिया आती जाएगी। जैसे कि आपका रहा कि हर चीज जो सीखते थे उसको इम्प्लीमेंट करते थे, फिर जो उससे फिर गलती हुई फिर आप उसको सुधारते थे। तो ऐसे सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो आप प्रोजेक्ट सीखते जाओगे, आप बनाते जाओगे, आपको लगेगा कि यार अच्छा अब मैंने लॉगिन वगैरह बना लिया, अब मुझे ऐसी कोई चीज़ चाहिए कि मैं फोटो सेव कर सकूँ। तो आपको अच्छा फोटो सेव करने के लिए क्या तरीका होता है, आप वो पढ़ोगे, फिर फोटो आप सेव कर लोगे उसके तरीके से। आप पूरा एक बार पढ़ो और उसके बाद फिर बाल नहीं बनाऊंगा तो वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाए और आप इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं। हर एक मॉड्यूल को आप करिए, जो पढ़ा है उसको अप्लाई, उसको आप ट्राई करो, कुछ बनाओ। और अगर आपने वो बना के रखा ना, जब एक बार बन गया, अब आपका बोलना चाहिए कि अपलोड कैसे होगा, डिप्लॉय कैसे कर सकते हो, इसको डिप्लॉय कर। अब आपके वो रिज्यूमे में आप लिख सकते हो, जब इन फ्यूचर आप किसी भी कंपनी के पास जाओगे और बताओगे कि यार मैंने ये करके रखा है, मैं फ्रेशर हूँ पर मैंने ये करके रखा है, तो वो आपको 5 लोगों से ऊपर रखेगा और आपसे पहले आपको बहुत प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि आपने कुछ एक रियल वर्ल्ड आपके पास एक्सपीरियंस होगा। इसी पे भी आने में अगर आपने अच्छा जिक्र किया रेज्यूमे में, जैसे आपके यहाँ भी हायरिंग्स होती है, तो आप लोग कैसे ऑनलाइन हायरिंग प्रोसेस है, ऑफलाइन हायरिंग प्रोसेस है, या आप सिर्फ एक्सपीरियंस को थोड़ा सा तवज्जो देते हैं? एज अ फ्रेशर अगर कोई अप्लाई करना चाहे तो एज एन इंटर्न अगर कोई है तो क्या ओपनिंग्स होती है उनकी, और आप उसके रेज्यूमे में क्या चीज पहले आप देखते हो कि यार मैं इससे काम करवा लूंगा, ये बंदा काम कर पाएगा, तो उस पर थोड़ा सा आप एक बता सके। तो हम लोग एक्टिवली हायर करते हैं। अभी एट दिस मोमेंट अपन बात कर रहे हैं तो शायद 10 एक ओपनिंग्स होंगी हमारे पास जिसपे हम हायर कर रहे हैं। ये मिक्स होती हैं, फ्रेशर्स के लिए भी होती हैं और एक्सपीरियंस के लिए। लिंक्डइन पे रहती है टीम नौकरी और एक्टिविटी करते हैं। बहुत से कॉलेजेस से, बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट से टाइप्स हैं, वहाँ से भी बच्चे आते हैं। तो 2 प्रोसेस रहते हैं हमारे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फ्रेश बंदा है, फ्रेश है और हम देख रहे हैं कि एक जूनियर लेवल का हमें पर्सन को हमें ऑनबोर्ड करना है एंटी डेव पे, तो हम बेसिकली उसको देखेंगे कि उसने कुछ एक ऐसी चीज आनी चाहिए जो किसी एक लैंग्वेज के बेसिक्स आने चाहिए उसको। मतलब उसको ABCD पूरा पता होना चाहिए, सेंटेंस बनाना हम उसको बता देंगे। तो बेसिकली हमारा ऐसा रहता है कि हम
एक उनसे टेस्ट करवाते हैं, अच्छा। सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहता है, Okay. ठीक है। एक टेस्ट उनको हम भेजते हैं, वो टेस्ट वो करके वो सबमिट करते हैं। उस टेस्ट में पूरे गाइड होते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और इसको कहाँ अपलोड करना है, गिट पे अपलोड कैसे करना है, क्या करना है, वो पूरे गाइड रहते हैं। वो बच्चा करके भेजता है, उसको फिर चेक करते हैं और फिर उसको हम ट्रेनी बनाते हैं। Assessment हुई उससे, हाँ, उससे उधर से असेसमेंट होता है, फिर एक वर्बल राउंड, एक टेक राउंड होता है उनका, थर्ड राउंड। फिर हम उनको वो एज अ ट्रेनी हम ज्वाइन करते हैं मिनिमम 3 मंथ्स के लिए। प्रोबेशन पीरियड। हाँ, प्रोबेशन एज अ As a training ट्रेनी ज्वाइन करते हैं, जिसमें हाँ। बेसिकली 3 मंथ अगर बच्चा आया HTML चीज़ें जावास्क्रिप्ट हाँ। पे, तो हम किसी को कुछ पर्सन चले जाएंगे JS का एंगुलर पे, कुछ चले जाएंगे रिएक्ट पे, हाँ। कुछ चले जाएंगे नोड पे। तो हम उनको वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी 2 महीने में सिखाते हैं। बिल्कुल। 3rd महीने तक हम उनको कोशिश करते हैं कि कोई बड़े प्रोजेक्ट में ऐसा जूनियर डेव हम किसी सीनियर के साथ इनको अटैच करें। Okay. आफ्टर 3 मंथ जब वो बच्चा सीख जाता है कुछ चीज़ें, तो हम फिर इसको फुल टाइम जॉब ऑफर करते हैं। ओके, बहुत ही good. तो ये प्रोसेस रहता है जो जूनियर डेव्स होते हैं सीनियर्स के लिए, बेस्ड ऑन कि किस एक्सपीरियंस का देख रहे हैं, 3 साल का, 2 साल का, हाँ। 5 साल का, उसके हिसाब से हम टीम लोगों को देखती है। बेसिकली हम एक्सपीरियंस जब में देखते हैं कि वो टीचेबल कितने हैं, ओके, हाँ, कितना ठीक, सही बात है। उनको कितना और वो कितने एटीट्यूड कैसा और विलिंग टू लर्न है कि हाँ, नहीं। willing to क्योंकि learn. मोस्टली जब बच्चा या जो भी पर्सन होता है वो 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसके बाद वो थोड़ा सा लर्न वो नहीं फ्लेक्सिबिलिटी के एक रिजिडिटी आ जाती Rigidity आ है जाती है। कि हाँ यार, तुमको आ अब तो गया मुझे आता है, हाँ। मैं कर सकता हूँ सारी चीज़ें, तो वो एक सारी चीज़ें ये तो मैं बिल्कुल सही बोल रहा तो हूँ। हम ये एटीट्यूड्स का देखते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो बच्चे को एग्जैक्टली जो हम करना चाह रहे हैं उस टाइप का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपोजर उनको मिला है कि नहीं मिला, बेस्ड ऑन दैट हम हायर करते हैं। एक चीज़ हमने जो और नोटिस करी है वो ये है कि बहुत से 3 साल एक्सपीरियंस भी जो लोग होते हैं ना, वो 3 साल का उन्हें सिर्फ रिज्यूमे का एक्सपीरियंस होता है, वो रियल 3 साल का एक्सपीरियंस होता ही नहीं है। बहुत से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें कॉन्टेक्स्ट ऐड करूँ, कुछ लोग जो काम कर रहे हैं एक ही टाइप का काम करे जा रहे हैं कि Monotonous हो गया। हम स्टैटिक एक वेबसाइट ही बना रहे हैं, हाँ। जिसमें कंपनी वेबसाइट में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, दिख रहे हैं, अबाउट अस है, विजन लिखा है, नॉर्मल एक वेबसाइट बना रहे हैं स्टैटिक। तो 3 साल से वही काम कर रहे हैं, तो वो उस बंदे का एक्सपीरियंस 1 साल के पर्सन जितना भी नहीं है जिसने एक डायनेमिक प्रोजेक्ट किया हो, जिसने कोई एक फॉर एग्जांपल कार्ट वेबसाइट या शॉपिंग वेबसाइट बनाई या फूड डिलीवरी वेबसाइट बनाई। बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा 2 चीज़ें होती हैं कि आप एक्सपीरियंस देखो, एटीट्यूड देखो एंड क्या करा है वो देखो। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीजें मैटर करती हैं, इसलिए कहा एटीट्यूड मैक्स हमें एटीट्यूड राइट रखिए, मतलब हमेशा सीखने का और नई चीजें ट्राई करिए, अपने आप को फिक्स जोन में मत रखिए, कंफर्टेबल जोन में नहीं रखना चाहिए। हमेशा एक लर्निंग अप्रोच के साथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के साथ काम करें तो ज्यादा बेहतर होता है। तो सर भाई एक चीज और थी कि जैसे आप लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसमें बेसिकली आप लोग वेबसाइट्स एंड डेवलपमेंट, एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे भेजते कि, और जो आजकल एक बज़वर्ड्स चले हैं, बहुत से बूमिंग टेक्नोलॉजीज हैं, IoT, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, तो आप किस टाइप की सर्विसेज कैटर करते हैं, थोड़ा सा देखिए, 2 चीज़ें, हमारा बिजनेस मॉडल यूनिक है, ठीक है। हम एग्जैक्टली वेबसाइट डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट आप इसको नहीं बोलते, इसको बोलते हैं हम लोग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज द राइट वर्ड। इसका पर्पस ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी रन कर रहे हैं, 50 साल पुरानी आपकी एक यूएस कंपनी है जो पेपर मिल है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि यार मेरा इतना एक्स रेवेन्यू है, इतना एक्स प्रॉफिट है, मैं चाहता हूँ उसको मैं डिजिटाइज करूँ। तो रीच है, हम आपको आपके प्रोसेसेस को समझेंगे, उसको डिजिटाइज करने में हेल्प करेंगे। और डिजिटाइज इन द सेंस ये कि आपके कॉस्ट कैसे रिड्यूस करा जा सकता है, आपके क्या पेन पॉइंट्स है, अगर आपका पेन पॉइंट है कि आपकी थ्रस्ट होती है प्रोडक्ट रॉ मटेरियल में, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स कैसे लाए जा सकते हैं, सेल्स के लिए ERPs कैसे लाए जा सकते हैं, आपका मोबाइल एप्लीकेशन कोई आ सकता है जैसे कस्टमर B2B ऑर्डर्स आपको प्लेस कर सके। तो उस टाइप से हम पूरा एंड टू एंड क्लाइंट के साथ काम करते हैं। और हमारा फोकस ये नहीं होता कि हम 50 क्लाइंट के साथ काम करें, बिल्कुल, हमारा फोकस होता है 5 क्लाइंट के साथ काम करें। क्वालिटी फोकस है, क्वालिटी पे। तो यार वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये सबसे डिफिकल्ट जो जर्नी थी ना वो यही थी। मैं आपको बताऊं कि जब हमने पहला इंटर्न हायर किया ना, तो वो मेरा 4th फ्लोर पे रूम है, ठीक है, आज भी मैं रहता हूँ, 4th फ्लोर पे रूम था। उस रूम के अंदर हमने इंटर्न को बुलाया कि आप इंटरव्यू आओ देने के लिए, ठीक है। वो बच्चा आया, उसने आके देखा क्या है कहाँ आ गया मैं, और वो उसने हाँ ओके सर,
ये भी एक टफ है। आपको जो लोग हायर करने हैं, सबसे पहले तो जो लोग आपके पास आ रहे हैं उनको आपके ऊपर इतना ट्रस्ट होना चाहिए। आपको उनको ऐसी झांकी दिखानी पड़ेगी कि आप कुछ कर रहे हो, जब जाके लोग आपके पास आएंगे। बड़ी मुश्किल से हमने हमारा फर्स्ट इंटर्न हायर किया, तो उसके साथ हमने क्या किया, धीरे धीरे हमने करके टीम डेवलप करी 5 लोगों की। ठीक है, 5 लोगों की टीम तक सब सॉलिड था। हम 3 लोग हम थे और 3 डेवलपर्स थे, सब कुछ 5 या 6 लोग थे। हम लोग काम कर रहे थे, करते गए और उसके बाद से हम दूसरे ऑफिस में शिफ्ट किया, जो मेरा नीचे ही हमारा मेन लिविंग एरिया था, उधर 10 से 12 लोग हम आ सकते थे, वहां पे हमने शिफ्ट किया। जब 10-12 लोगों के लेवल पे आए तो हमें समझ में आया कि एक बार हायर नहीं करना, उनको रिटेन भी करना है। ठीक है, अब हायरिंग हो गई थी, अब रिटेन कैसे आप रख सकते हैं एम्प्लॉय को, आपको उसको इतने पर्क्स देने हैं, आपको टाइम टू टाइम उसकी एक्सपेक्टेशन सैलरीज की कितनी आप मीट कर सकते हो वो करने ताकि आप उसको रिटेन कर सको। और हमारा कंटिन्यूस शुरू से गोल, मैं बताऊँ आपको डिफरेंस क्या होता है। गोल हमारा ये था कि हमें कंपनी बड़ी करनी है, स्केल अप करनी है। मैंने बहुत टाइम तक पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, जब तक मेरे एक्सपेंसेस कम थे, मैं 5000 रुपीज ही कंपनी से ड्रॉ करता था। मैंने 5000 रुपये पे ऑलमोस्ट 3 साल या 2 साल तक काम किया होगा। तो हमारा हमेशा मोटिव ये था कि हम कंपनी को कैसे बड़ा कर सकते हैं और कैसे हम चीज़ों को ऐसा कर सकते हैं कि हमारे साथ लोग और जुड़े, काम करें। तो हमेशा हम, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू हुआ, ठीक है, 1 लाख रुपए रेवेन्यू का फॉर एग्जांपल आप समझ लो, ठीक है, उसमें एक्सपेंसेस हमारे 60,000 रुपए के, 40 हमारे बचे। अब ये नहीं होता था कि 40 स्पेंड कैसे करना है, ये 40 हमारे बैंक में जाते थे। हमें होता था कि अब हम और कैसे इसको, जो इस पैसे को यूटिलाइज करके हम आगे क्या कर सकते हैं। हम क्या सेल्स टीम हायर कर सकते हैं, हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम हायर कर सकते हैं, हम कैसे करके इसको और लोग ऐड करके इस कंपनी को और बड़ा कर सकते हैं। तो गोल वो था कि पर्सनल प्लेजर से पहले हमें हमारी कंपनी को रखना था और उसी फोरफ्रंट पे हम इसको बढ़ाते गए, तो वहां तक कंटिन्यू हुआ। और एक चीज और जो मैं ऐड करूँ आपको लास्ट, हम कहीं से हमने ये नहीं सीखा था कि ये गलतियां होंगी आप इसको नहीं करो। हर गलती हमारे साथ हुई है, हमने वो गलती से सीखा है। हमने वापस वो प्रॉब्लम हुई, हमने उससे सीखा कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है। लड़का बिना बताए चला गया तो हमें पता चला अच्छा नोटिस पीरियड कोई चीज है, हमने नोटिस पीरियड डाला। तो इस हिसाब से जो हमने गलतियां करते गए, हम सीखते गए, आंखें कान खुली रखी कि भाई क्या हो रहा है, सुनते रहो, देखते रहो और उस हिसाब से चीजों को अडेप्ट करते रहो। ये रहा। ये तो जैसे इंटर्न्स और उन सब की बात हुई, अब क्लाइंट्स पे, मतलब क्लाइंट्स कैसे अपने अचीव किया करने? मैं बता दूं आपको क्लाइंट्स कैसे अचीव किए। क्लाइंट्स हमने शुरू में तो रेफरल से बहुत क्लाइंट्स आए, ठीक है, एक क्लाइंट आया, उसके रेफर से दूसरा क्लाइंट आता है। अब यहाँ पर क्या रहता है कि आपको क्लाइंट को, जैसे मैंने बताया, आपको एक बिजनेस के अंदर शुरू से करते हैं ना, एक बिजनेस के अंदर आपको कंटिन्यूस सेल करना पड़ता है, ठीक है, एम्प्लॉइज को भी सेल करना है, क्लाइंट्स को भी सेल करना है, आपके स्टेक होल्डर जो आपके साथ पार्टनर्स हैं उनको भी सेल करना है, ठीक है, कंटिन्यूस आपकी सेलिंग चलती है। तो आप क्लाइंट फ्रंट में हम कैसे करते थे कि यंग थे, डायनेमिक थे, ठीक है, पता था कि क्या करना है और टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया था। तो हमें शुरू में बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स इवेंट्स पे और इन सब जाके एक्सपोजर मिला, लोगों से मिले, उन्होंने देखा कि यार ये चलो यंग बच्चे हैं, इनको कुछ आता है। तो उन्होंने हमें धीरे धीरे करके 1 प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट ऐसे करके हमें प्रोजेक्ट्स दिए। वो प्रोजेक्ट्स पे हमने काम करके सीखी चीजें, अच्छा ये करना, ये सही किया, ये गलत किया, और उस क्लाइंट के साथ इतनी लॉन्ग टर्म हमने रिलेशन बनाई कि उसने कंटिन्यूस हमें रेफर भी किया दूसरी जगह पे और वो भी कंटिन्यूस हमें काम देता है। शुरू में ऐसा नहीं था एक साथ 10 क्लाइंट आ गए, शुरू में आपके पास 1 क्लाइंट था, 2 क्लाइंट थे, उन क्लाइंट्स के ही काम आप करते थे। वो 2 क्लाइंट करने के लिए आपके पास 3 लोग थे, एक बंदा पढ़ रहा होता था और आप क्या बोलते उसको रेडी कर रहे होते थे कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए मुझे रेडी हो गया। धीरे धीरे करके हमें समझ में आया कि यार टेक्नोलॉजी भी ऐड करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी ऐड करी, कोडिग्नाइटर, लारावेल, नोड.जेएस, पाइथन, जेंगो, स्प्रिंग बूट, रिएक्ट, फ्लटर, जो जो टेक्नोलॉजी हमें समझ में आया कि अब जरूरत है इमर्जिंग है, हमने वो ऐड कर। यार हमने तो हमेशा यही होता है, आज भी आप भी जब भी कोई प्रोजेक्ट करोगे ना तो हर बार कुछ नई चीज आप कर रहे होगे, ठीक है, हर बार कुछ नई चीज कर रहे होगे। बस आपको इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि अगर नहीं होगा ना तो अपन इसको फाइंड कर सकते हैं, इसको ढूंढा जा सकता है, ठीक है। एक बार अगर आपके पास वो एटीट्यूड आएगा, मतलब एक
हम आपको बताएं जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम एक स्किल जब किसी भी डेव को हायर करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल हमें टीम जो सिखाती है वो ये है कि कैसे प्रॉब्लम्स को ढूंढा जाए। ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगी उनको कैसे उनका सोल्यूशन आप फाइंड कर सकते R&D टर्म जो यूज हुआ है ना, मतलब गूगल सर्च करना सिखाया जाता है कि आप कैसे उस चीज को प्रॉब्लम को गूगल कर सकते हो, उससे आप सर्च करके उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताऊँ, अभी की बात बताता हूँ। तो अभी रिसेंटली हमने प्रोजेक्ट किया था, शायद 1 या 1.5 साल पहले फ्लटर पे वो प्रोजेक्ट था। ठीक है, फ्लटर बहुत नहीं 3 साल 2 या 3 साल पुरानी बात है। फ्लटर बहुत रिसेंटली नया आया है। ठीक है, हमने सोचा यार फ्लटर आया है, जब रिएक्ट नेटिव डेवलपमेंट आया था उस टाइम तो हम थे नहीं, तो वो बस छोड़ दी। फ्लटर की नहीं छोड़ सकते, फ्लटर पे स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए ताकि बहुत सारे हम काम उठा सकें। फ्लटर आया, फ्लटर शुरू करा, पढ़ना चालू किया, टीम एक डेवलप करी कि भाई आप अपन को फ्लटर करना है। फर्स्ट प्रोजेक्ट आया जिसको एंड्रॉइड आईओएस से शिफ्ट करा के मैं फ्लटर पे लेके आया कि आप एंड्रॉइड आईओएस मत बनाओ, मैं आपको 30% कॉस्ट सेविंग देता हूँ, आप फ्लटर पे बनाओ। ठीक है, अब वो बना लिया, वो प्रोजेक्ट है यूएई क्लाइंट का। अब प्रॉब्लम ये आई कि उनको जो पेमेंट गेटवे लगाना था वो फ्लटर पे सपोर्टेड ही नहीं है। अब वो प्लगइन उसकी प्लगइन ही अवेलेबल नहीं, प्लगइन ही अवेलेबल नहीं है। और गेटवे कुवैत में एक ही गेटवे चलता है केनेट, इसके अलावा कोई गेटवे नहीं चलता। अब क्या करा जाए, टाइम लगाया उसमें, रिसर्च करी कैसे कर सकते हैं। तो उसकी जो एंड्रॉइड के और iOS के नेटिव एसडीकेस थे उनको डाउनलोड किया, उनको डाउनलोड करके फ्लटर की प्लगइन बनाई जो उनको रैप करते थे, और फिर हमने हमारी कुछ ही कस्टम प्लगइन बना के यूज किया था। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने गट पे बिलीव करो कि ये कर सकते हो, पूरा एफर्ट डालो, क्लाइंट के साथ ट्रांसपेरेंट रहो, जहाँ प्रॉब्लम आ बता दो कि भाई प्रॉब्लम आ रही है, मैं देख रहा हूँ उसका सोल्यूशन, और कोशिश करो कि उसको सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि मैं जो करता हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं, ये भी करना है, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं, ये नया बिजनेस खोल सकते हैं, नई बिजनेस लाइन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो नैरो डाउन करना है कि क्या जरूरी है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप पोजीशन पे हो तो आपको डेलीगेट करना है काम को। ठीक है, मैं जैसे अब कल जा रहा हूँ तो 15 डेज मुझे पता है कि मेरे ना होने पे कुछ ऐसा नहीं होगा कि तूफान आ जाएगा। ठीक है, तो आपको डेलीगेट करना है। और उसके बाद आपके लिए बता हुआ चीज, तो आप ये करो कि आप अपने डे को आपके टाइम को कमांड करो। ठीक है, आपके टाइम को कमांड करो। मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने मैंने दिन चालू किया था, सबसे पहला मेरा काम है टास्क लिखना कि मुझे करना क्या है आज के दिन में, क्योंकि जब घर जाऊंगा तो एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि यार आज काम किया है। ठीक है, बिकॉज मैं अगर काम आज जहाँ बैठ के कर रहा हूँ तो वो रीजन ये है कि बिकॉज आई लव माई वर्क। ठीक है, और ये काम सबसे ज्यादा मुझे पसंद है, इसलिए मैं आज यहाँ बैठ के काम कर रहा हूँ। वरना मैंने इतना कमा लिया था कि मैं बहुत पहले ही मुझे काम करने की जरूरत नहीं थी, तो मैं कर रहा हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप टास्क लिखो। टास्क लिखे आपने 2 पार्ट में आप टास्क को डिवाइड कर लो, एक IMP वर्क कर लो, FTA वर्क कर लो। FTA होगा फीड द एनिमल, मतलब ये काम करना भी जरूरी है, नहीं करोगे तो जानवर मर जाएगा, पर करने से कोई जानवर बड़ा नहीं हो जाएगा। ठीक है, IMP वो वर्क है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं कैसे करता हूँ, मैंने एक IMP टास्क उठाया, वो फिनिश किया, वो फिनिश करने के बाद मैंने 3 FTA टास्क उठाया, वो करा, और फिर 15 मिनट्स का मैंने ब्रेक लिया। उस ब्रेक में मैं बात कर रहा हूँ, जब तक मैं काम कर रहा हूँ तो मैं नॉन डिस्टर्ब मोड पे हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। उसके बाद जब 15 मिनट्स का स्लॉट है, जब भी मैं किसी से बात करूँ, तो एक फोकस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और टास्क अपने लिखो, टास्क कभी भी 100% फिनिश नहीं होंगे। ठीक है, 70-80% फिनिश होंगे, और उस पर खुश होना चाहिए कि हाँ चलो ये अचीव कर लिया हमने। और आपका टाइम को जब आप कमांड करोगे ना कि टाइम आपने कंट्रोल किया कि यार ये 5 चीजें मुझे करनी चाहिए, तो उस हिसाब से आपने कंप्लीट करी, तो सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने कुछ अचीव किया। और ऐसा नहीं है कि एक दिन में सब करना है, एक एक स्टेप लोगे तो सारे 365 स्टेप्स हो गए। तो सन भाई काफी कुछ आपने जानकारी दी बच्चों को, हमारे काफी काम आएगी जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। तो उसी जो उनकी जर्नी को देखते हुए मुझे 4 लाइन याद आ रही, तो मैं उसको बोल रहा हूँ, बच्चों को इंस्पायर करेंगी कि जो भीड़ में शोर मचाते हैं, भीड़ में जो शोर मचाते हैं वो भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिंदगी में जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको अपने स्किल्स पे फोकस करके हुए अपने एक आशावादी रूप, मतलब कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करते रहना, प्रयासरत रहना। गलतियों से सीखिए, उससे भागी मत,
जैसे कि उन्होंने बताया मैंने बहुत अच्छी चीज की इनको, हालांकि ये बहुत सुनने में आज के समय में बच्चों को पता ही होता है नोटिस पीरियड क्या है, प्रोबेशन क्या है, लेकिन उस एज अ यंग बच्चा एक जब इस लीग में आता है तो अपना एक मुकाम हासिल करने के लिए उसको क्या क्या चीजें अचीव करनी पड़ती है, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। तो उसी प्रकार से आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, काम करते रहिए, उसको सुधारिए, आंख और कान खुले रखिए, जैसा उन्होंने बताया, चीजों को समझिए, अपने आसपास क्या चल रहा है, मतलब सप्लाई एंड डिमांड वाली बात होती है कोई भी बिजनेस में। तो ये टेक्नोलॉजी वाइज सर्व कर रहे हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट लेकिन एक मोटिवेशन के साथ और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। हो सकता है शुरू में थोड़े से आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिले, बट वो एक नॉर्मल जर्नी का पार्ट है। हाँ, उसके बाद फिर आपको एक अच्छी स्टेबल लाइफ हो जाती है और काफी कुछ आप लाइफ में कर पाते हैं। तो इसी के साथ आज का पॉडकास्ट को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे दर्शकों को आज के इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ जानकारी हासिल होगी और वो अपने जीवन में इन सब चीजों को अमल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।